नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र शोध अभिवृत्ति, और जिसको अंग्रेजी में रिसर्च एप्टीट्यूड कहा जाता है। तो हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चूँकि ये शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध में नैतिकता, इससे ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, तो हम लोग उससे ही संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कम क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे, जैसे 30 उसके करीब में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक आईसीटी के प्रमुख घटकों के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन एक आईसीटी प्रमुख घटकों के अंतर्गत शामिल है। 4 ऑप्शन दे रहा है: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और उपरोक्त सभी। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें ए भी सही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर हार्डवेयर भी और मानव संसाधन भी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सही है। नेक्स्ट पे अगर हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और वो कथन क्या दे रहे हैं नीचे। तो देखिए, जैसे कंप्यूटर की शुद्धता निरंतर उच्च रहती है, कंप्यूटर में अशुद्धियाँ तकनीकी कमजोरी के बजाय मानव के कारण होती है। और फिर नेक्स्ट है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे और दे दिया है, 4 ऑप्शन दे रहा है कुट में, और वो ऑप्शन क्या दे रहा है, जैसे कि केवल पहला कि कंप्यूटर की शुद्धता निरंतर उच्च रहती है। नेक्स्ट दे रहा है क्या कि आपका कि केवल ऑप्शन 2 बी, और सी दे रहा है 1 2 दोनों, और न तो 1 न 2। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ऑप्शन सही है कि कंप्यूटर की शुद्धता निरंतर उच्च रहती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग वहाँ 2+1 डालेंगे तो 3 ही देगा, ठीक है, 6+4 डालेंगे तो 10 ही देगा। और लेकिन जो ये दूसरा है कि कंप्यूटर में अशुद्धियाँ तकनीकी कमजोरी के बजाय मानव के कारण होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्प्रेडशीट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, स्प्रेडशीट हम लोग पढ़े थे। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर संचालित प्रोग्राम है जिसे विभिन्न संगठन डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाता है। और नेक्स्ट है कि इसमें पंक्तियाँ तथा स्तंभ मिलकर एक ग्रिड का निर्माण करते हैं। और 3 नंबर पे है कि जेवलिन प्लस प्रथम स्प्रेडशीट है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो कूट में दे रहा है 1 2 तीनों सही है, 2 3 सही है, 1 2 सही है और केवल 1 सही है। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 और जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। ये ऑप्शन आपका गलत है कि जेवलिन प्लस प्रथम स्प्रेडशीट थी है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बाकी दोनों स्टार्टिंग का ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो सुमेलित करने वाला है। अब हम लोग एक नया अपग्रेड ये क्वेश्चन आ गया है, सुमेलित करने वाला भी। तो हम लोग लाइन बाई लाइन देख रहे थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अब यूजीसी बना रहा है, सुमेलित करने वाला, अनुक्रम वाला, तो इस तरह के क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं हम लोग। जैसे सुमेलित करने में एक तरफ पहली कुछ सूची है और दूसरी तरफ सेकेंड वाली। अब हम लोग को इसको मिलान करना है। जैसे दिया है वीसी कैल्क, ठीक है, वीसी कैल्क। दूसरा है आपका, दूसरा जो है लिबो ऑफिस, अडोब परसुएशन और ओपेरा। ठीक है, तो इसका मिलान करना है हम लोग को। तो जैसे होगा वीसी कैल्क, तो वीसी कैल्क का क्या होगा, कैल्क तो इसका होगा स्प्रेडशीट। ठीक है, 2 लिबो ऑफिस, लिबो ऑफिस का आपका कौन सा होगा, तो लिबो ऑफिस का आपका हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट है अडोब परसुएशन, तो इसका हो जाएगा प्रस्तुति सॉफ्टवेयर। और जो ओपेरा होगा तो ओपेरा एक ब्राउज़र है। अभी तो चूँकि नहीं आता है, अब तो गूगल क्रोम रोम से ही काम चल जाता है। नहीं तो ओपेरा मिनी हम लोग, मिनी ओपेरा, ओपेरा मिनी, ये मिनी, वो ओपेरा खूब यूज किए थे बचपन में। जब बचपन क्या मतलब आज के कुछ साल पहले, इतना भी थोड़े दिन निकल गया है। तो ओपेरा हम लोग ज़्यादातर वो रेड कलर का ऐसे बन के आता था, ओपेरा ओ लिखा रहता था। ठीक है, ऐसे ओपेरा, तो इस तरह का आता था। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही होगा मिलान का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शोध में एथिक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है।
तो शोध में एथिक्स का संबंध वैज्ञानिक विधि से है, मानविकता से है, विश्वसनीयता से है। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सच में सही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी कि ये सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही है 5 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि शोध को नैतिक समझा जाता है यदि वह, आगे 4 ऑप्शन दे रहा है कि एक विशेष बात को सिद्ध करने की चेष्टा करता है। 6 नंबर की हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। और हाँ देखिए आप लोग, और अगला है कि उत्तरदाता को गोपनीयता तथा अज्ञातता सुनिश्चित करता है, आंकड़े की वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करता और बहुत उच्च मानक का नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वो है बहुत उच्च मानक का नहीं है। शोध की नैतिक नहीं समझा जा सकता क्योंकि ये बहुत उच्च मानक का नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा ये भारी भरकम इसलिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। वहीं कल जो कह रहे थे कि देखने में बड़न लगे और बहुत दम ना हो जी खुश हो, तो वही बात है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। तो आइए अब पढ़ के हम लोग देखते हैं। जैसे कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी में संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रहा है क्या क्या। संपादकों को बताए बगैर एक शोध पत्र को 2 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करना। नेक्स्ट है साहित्य की समीक्षा करना जिससे संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। अगला नेक्स्ट है किसी शोध पत्र को अपने तर्कों पर चर्चा किए बिना आंकड़ों को रूपरेखा को व्यवस्थित करना। और नेक्स्ट है शोध पत्र में किसी भी सहयोगी को उससे कृपा दृष्टि पाने हेतु लेखक के रूप में शामिल करना, भले ही उस सहयोगी ने शोध पत्र में कोई बड़ा योगदान न दिया हो। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर, जो शोध किसी पत्र के तर्कों पर चर्चा किए बिना ही आंकड़ों को रूपरेखा को व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो ये अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है कि शोध को मूल्यपरक बनाने के लिए उसमें फिर डैश डैश डैश, और जैसे होता था ना बचपन में खाली स्थान को भरिए, तो आप लोग यहाँ पे खाली स्थान को भरिए को सुनिश्चित किया जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक आ गया है दोस्तों। तो हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन को। शोध को मूल्यपरक बनाने के लिए उसमें बाजार मूल्य, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या बाजार मूल्य को सुनिश्चित किया जाता है। बाकी विश्वसनीयता, अंकित और भट्टा मूल्य ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध प्रक्रिया के दर्शन के प्रमुख अंग है। और हमने ये तो सीधे सीधे आप लोग को जब क्लास हो रहा था तो बोले थे कि आप लोग नाम याद कर लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों जैसे मेटाफिजिक्स, एथिक्स और एपिस्टीमोलॉजी, तो ये दोस्तों सभी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। और हमने जब भी ये आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था तो बोले थे कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस में सेम टू सेम क्वेश्चन आया है आपका। तो वहाँ पे शोध प्रक्रिया के दर्शन के प्रमुख अंग में 3 थे, ज्ञानात्मक और ऐसे ही इनका हिंदी नाम था अलग अलग करके 3, और इनको नैतिकता, और फिर इसको हमने कहा था कि आप लोग अंग्रेजी वाला भी जो देवनागरी लिपि में लिखा है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पता नहीं हिंदी वाला दे दे या अंग्रेजी वाला दे दे, तो ये कुछ मालूम नहीं है। तो आप पता नहीं आप लोग ध्यान दिए थे या नहीं दिए थे। तो ये रहा दोस्तों, ये इसकी प्रक्रिया से क्या बोलते हैं, शोध प्रक्रिया दर्शन के प्रमुख अंग जो ऐसे है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों इसके प्रमुख अंग, देख सकते हैं इसको। अगला हम लोग बात करें, जैसे कि इसमें एक पॉइंट आइए आप लोग को और नोट करवा दें, जैसे कि शोध प्रक्रिया के दर्शन के प्रमुख अंग, ये तो देवनागरी लिपि में अंग्रेजी वाला हो गया। अगर हिंदी में क्या क्या इनको बोला जाता है, तो जैसे मेटाफिजिक्स है तो इसको तत्व मीमांसा कहते हैं। कहीं कहीं पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि मेटाफिजिक्स से न देके तत्व मीमांसा दे दे, तो सोचने लगेगा यार ये हम कहाँ पढ़े थे, ये तो याद नहीं। ऐसा नहीं करना है। मेटाफिजिक्स क्या तो तत्व मीमांसा। आपका जो ये एपिस्टीमोलॉजी है इसको ज्ञान मीमांसा कहते हैं हिंदी में, और एथिक्स को नैतिकता कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान रखने की बातें हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 कथन दे रहा है, कथन 1 और कथन 2। ठीक है, और फिर आगे पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, इस पर आइए हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे कि पायलट अध्ययन से शोध में प्रदत्तों को इकट्ठा करते समय होने वाली भावी हानियों के विषय में स्पष्टता आती है। कारण रक्षात्मक शोध अभिकल्प में विषय संबंधित ये दोस्तों प्रम्भिता नहीं है, ये गंभीरता है। हम भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे कि भाई है क्या, ये गंभीरता है, तो गंभीरता को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है,
कूट वाले में। कूट वाले को भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ये भी बड़ी मतलब मज़ेदार क्वेश्चन आ रहे हैं कूट से भी रिलेटेड। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे दोनों आपके ऑप्शन सही है कि पैलेट अध्ययन में शोध पद्धतों की इकट्ठा करते समय भावी हानियों के विषय में स्पष्ट आती है और रक्षात्मक शोध विकल्प के विषय में संबंधित गंभीरता को सम्मिलित किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कथन ए जो है कि बाह्य प्रस्ताव की समीक्षा द्वारा शोध कार्य में जोखिमों को कम करने संबंधित पूर्वावधान है, और इसका कारण क्या दे रहा है कि समव्यवसायिक कूट को विशेषज्ञों के शोध प्रयासों का आगमन रीति के उन्नत किया गया है, और कूट दे रहा है। तो कूट में दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन था कि बाह्य प्रस्ताव समीक्षा शोध कार्य जोखिम करने के संबंधित है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। और समव्यवसायिक कूट को विशेषज्ञों के विशेष शोध प्रयासों का आगमन रीति से उन्नत किया गया है, ये भी है सही। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शोधकर्ता से संबंधित नैतिक पहलू है, और आइए अब हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन। शोधकर्ता को पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए, शोधकर्ता को जानकारी का उचित प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है कि शोधकर्ता को गलत रिपोर्टिंग से बचना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये चारों ऑप्शन सही हैं, मतलब तीनों, सॉरी पहला दूसरा तीसरा। तो पहला तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है 12 नंबर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि उसको पूर्वाग्रह जो होता है पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, उचित प्रयोग करना चाहिए जानकारी का, और गलत जो रिपोर्टिंग से बचाना चाहिए उसको। ये एक शोधकर्ता का अपना नैतिक पहलू है। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन है कि अभिकथन ये है कि शोध पूर्वाग्रह युक्त होना चाहिए ताकि समस्या की परिकल्पना करना सरल हो, और नेक्स्ट दे रहा है ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है। और शोधकर्ता को गलत रिपोर्टिंग से बचते हुए जानकारी का उचित प्रयोग करना चाहिए, ये सही है। तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये गलत है किंतु आर सही है। और हम पहले ये जब पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए तो वहाँ पर दे रहा है कि होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही है 13 का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं जैसे दिया है कि निम्न में से कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में शामिल किया जाता है, और 4 ऑप्शन दे रहा है कीबोर्ड और माउस और ये भी दोनों और मॉनिटर। तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वो होता है आपका कीबोर्ड और माउस, ठीक है। मॉनिटर तो मान लीजिए बाहर होता है तो स्क्रीन पर दिखाता है। मॉनिटर किसे कहते हैं, जो टीवी होती है उसको मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड और माउस ये इनपुट होता है दोस्तों, जिसके थ्रू हम लोग उसमें डाटा देते हैं, कुछ सूचना देते हैं। अगला है कि सीपीयू का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम बस ऐसे डाल दिए हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। हाँ 4-5 नाम दे देगा, अब पूछ देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या और सुमेलित कीजिए, इस तरह का कूट में देगा। निम्नलिखित कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस नहीं है, 4 ऑप्शन दे रहा है मॉनिटर, प्रिंटर, माउस और ये भी दोनों। तो देखिए मॉनिटर है जो हम लोग डाटा डालते हैं, मान लीजिए वो अपना स्क्रीन पे दिखाता है, ये आउटपुट हो गया। प्रिंटर भी वही है, प्रिंटर हम लोग को प्रिंट करके देता है। लेकिन माउस क्या है, ये इनपुट है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा नहीं है, तो आपका डी। तो माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। 4 ऑप्शन दे रहा है भंडारण, तत्परता, शुद्धता और ये सभी। तो ये दोस्तों सभी है यहाँ पे, यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भंडारण भी संग्रहण भी करता है, तत्परता तुरंत देता है कोई चीज़ का, शुद्धता बिल्कुल सही भी देता है। तो ये सभी ऑप्शन सही है। डाटा को भविष्य में उपयोग की दृष्टि से किस में संग्रहित किया जा सकता है। तो 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कंपैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये चारों ऑप्शन सही है तीनों, क्योंकि कंपैक्ट डिस्क में भी, फ्लॉपी में भी, पेन ड्राइव में भी संग्रहित करते हैं। जैसे डाटा संग्रह करने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास वीडियो है, कोई इतना रख लिए उसमें मेमोरी कार्ड में, कोई यादगार चीज़ है, शादी विवाह, आपका शादी विवाह का वो वीडियो है, उसको पेन ड्राइव में रख लिए, यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। प्रकृति में कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे होते हैं, तो दिया है यहाँ पे चलित, स्वचालित, अचालित और अस्वचालित। तो दोस्तों अस्वचालित होते हैं। तो प्रकृति में कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे होते हैं, तो अस्वचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि शोध में प्रस्तावित अध्ययन के लिए आवश्यक नमूना आकार की गणना करने में कौन सा सॉफ्टवेयर सहायक होता है। तो वो होता है दोस्तों GESS। शोध में प्रस्तावित अध्ययन के लिए आवश्यक नमूना आकार को गणना करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सहायक होता है, तो वो है GESS। नेक्स्ट है कि शोध प्रक्रिया के गणितीय भाग की गणना के लिए किसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, तो वो है आपका
यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं तो होगा ये जो स्टाटा है और फिर SPSS है, NCSS है और ये सभी, तो आपका ये सभी ऑप्शन सही होगा। जो तीनों आपके ऑप्शन है ये गणितीय भाग की गणना के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो तीन ऑप्शन आपके सही है। खाली स्थान भरिए वाला फिर आ गया, देखिए यहाँ पे खाली स्थान दे दिया है और आगे लिखा है का प्रयोग सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी विश्लेषणात्मक और उपकरण के रूप में किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे DBMS और SPSS, SSPS और DSBM, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा SPSS। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है कि SPSS का प्रयोग सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में सांख्यिकी विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिकथन डेटाबेस सूचनाओं का एक सुव्यवस्थित स्वरूप है। कारण दे रहा है कि डेटाबेस ऑनलाइन खोज सेवाओं एवं तकनीकों की ओर उन्मुख होते हैं। हम लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से कि दे रहा है कि यहाँ पे दोनों कथन सही है, दोनों गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। चूँकि अब अगर हम लोग ये अभिकथन पढ़ते हैं जैसे कि डेटाबेस सूचनाओं का एक सुव्यवस्थित स्वरूप है, ये सही है, और डेटा ऑनलाइन खोज सेवाओं का एक तकनीक की ओर उन्मुख है, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है। तो ईमानदारी, न्यायनिष्ठता, व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठता। तो जो नहीं अगर शामिल करती है वो होता है व्यक्तिपरकता, ठीक है। बाकी ये जो तीनों है ईमानदारी, न्याय निष्ठा और वस्तुनिष्ठता, इनको शामिल करती है। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, व्यक्तिपरकता को शामिल नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय है। तो क्या है हम लोग देख सकते हैं, अपनी शोध प्रायोजित कंपनी में धारी शेयरों को स्टॉक न करना। अगला है केवल किसी PhD शोध छात्र को विशेष शोध समस्या सौंपना। नेक्स्ट है किसी शैक्षिक पत्रिका की समीक्षा करने के लिए शोध पत्र से गोपनीय आंकड़ों पर सहयोगी से चर्चा करना। और जो नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रहा है आगे कि एक ही शोध पांडुलिपि को एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए प्रस्तुत करना। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा, ये जो सबसे अभी लास्ट वाला हम लोग फिलहाल में पढ़े, यही आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए एकदम भारी भयंकर एकदम आ गए हैं क्वेश्चन साहब, ये जैसे लग रहा है कि कंप्रीहेंशन के सवाल है। चलिए देखिए, निम्नलिखित कथनों में की सूची में उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन देखिए अब इसका जरा 6 दिया है कैसे। शोधार्थी दूसरे शोध के निष्कर्षों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है। अगला दे रहा है क्या, जैसे कि उचित संदर्भों के बिना संबंधी अध्ययनों का उद्धृत किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों इससे। जो नेक्स्ट है कि शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं। तो और नेक्स्ट है कि आपका कि प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं का आचरण परीक्षण किया जाता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे। और जो अगला है कि अन्य शोधों के साक्ष्यों का सत्यापन करने की दृष्टि से शोध अध्ययन को अवृत्त्यात्मक रूप से निष्पन्न किया जाता है। और नेक्स्ट है नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। तो ये भी आपका नकारात्मक प्रभाव डालता है दोस्तों। तो ये आपका 2, 4 और 6 ऑप्शन सही है। तो जो देख लीजिए कूट में कौन सा है आपका, तो वो कूट नंबर आपका सी सही है, जिसमें दूसरा, चौथा और 6 नंबर है जो ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि कहे थे स्टार्टिंग में ही क्लास की कि आज थोड़ा छोटा सा क्लास होगा। आज लगभग 22 क्वेश्चन कम है, नहीं 50 क्वेश्चन का रेगुलर करते थे। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शोध त्रुटि युक्त तब माना जाता है जब, नीचे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, नैतिक मूल्यों पर प्रश्न लगा हो, विश्वसनीयता पर वैधता निम्न स्तर की हो, शोध में पक्षपातपूर्ण तथ्य हो और उपरोक्त सभी। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि किसी भी शोध की त्रुटि युक्त तब माना जाता है जब नैतिक मूल्यों पर प्रश्न लगा हो, विश्वसनीयता तथा वैधता निम्न स्तर की हो और शोध में पक्षपातपूर्ण तथ्य हो। तो ये रहा दोस्तों कुछ आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों ये नॉर्मल मत लीजिएगा, क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। जो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, जो हमारे नए व्यूअर हैं हमारे चैनल पे देख रहे हैं अभी पहली बार हमारे चैनल पर, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब हम लोगों का रिश्ता जो है ना अभी 1-2 महीने तक रहने वाला है। जब तक पेपर ना हो जाए तब तक कंटिन्यू ये क्लासेस चलती रहेगी। तो ऐसे ही बने रहिए आप लोग हमारे साथ।
वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए और उनको सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में एक नए वीडियो और नए उमंग के साथ। तो आज की क्लास अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदी साहित्य वाले के साथ अपने प्रैक्टिस लगाते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।